लेट अस स्टार्ट विद पार्टनरशिप एक्ट। टेन 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 पार्टनरशिप। जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो तो पहली बात अपने जो भी कॉपीज या असाइनमेंट है वो निकाल लीजिएगा, बुक निकाल लीजिएगा। जो मुझसे नहीं पढ़े हुए, जो भी ये असाइनमेंट यहाँ पर यूज हो रहा है वो असाइनमेंट आपके पास डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। कुंदा देखना शुरू करते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके हाँ जी। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, बहुत डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई सवाल बन सकते हैं जहां पर आपको ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन कोट करनी पड़ सकती है, तो इसलिए पार्टनरशिप की डेफिनेशन ध्यान रखना है। ऐसे ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स की डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो कुछ ये जो डेफिनेशंस होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में? टू और मोर पर्सन के बीच में। हु हैव एग्रीड। कृष्णा गुप्ता एलएलपी की लास्ट क्लास कब होगी? तू जान ले मेरी, नालायक हो तो चुकी है लास्ट क्लास, एक तो नींद से नहीं उठते। हाँ जी। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, यानी कि जो आपस में क्या किया है, जिन्होंने एग्रीमेंट किया है, किस लिए? शेयर द प्रॉफिट। अच्छा, पार्टनरशिप में कम से कम कितने व्यक्ति होते हैं? 2 व्यक्ति होते हैं, मैक्सिमम देखते हैं, बट फिलहाल जिनके बीच में एग्रीमेंट होगा, किस लिए? शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट के लिए। किस चीज का? प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। यानी कि पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना जरूरी है। जी हाँ, बिजनेस मतलब क्या कोई चैरिटी करने के लिए या डोनेशन करने के लिए पार्टनरशिप बनाई जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, यानी कि वो बिजनेस कौन चला सकता है? या तो सारे मिलके चलाएंगे, उनमें से कोई भी चला सकता है, मगर चाहे 10 पार्टनर हैं, एक चला रहा है, मगर लाइबल 10 के 10 होंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी। इसी कॉन्सेप्ट को अपन लोग म्यूचुअल एजेंसी का नाम भी देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, अब तो इस डेफिनेशन को पढ़कर कई एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता लगे हैं। वो क्या है? फॉर एग्जांपल, कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। हाँ जी, कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है पार्टनरशिप बनाने के लिए। अच्छा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पार्टनरशिप कहूं कि कितने हो सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी कोई भी लिमिट कभी नहीं होती। तो यानी कि मैक्सिमम लिमिट पूरे पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी हुई, बट फिर कंपनीज एक्ट में सेक्शन 464 दिया हुआ है, जिसमें हेडिंग है इलीगल एसोसिएशन, जो कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 50 या 50 से ज्यादा लोग हैं। हाँ जी, अगर मान लीजिए आपके पास 50 से ज्यादा लोग हैं और आप अगर कंपनी के रूप में नहीं आए, किसी भी और रूप में आए, तो आप इलीगल एसोसिएशन बन जाएंगे। कंपनीज एक्ट की ये लिमिट पार्टनरशिप एक्ट पे भी लगती है। जो तो यानी कि अब हमारा रिजल्ट क्या निकला, तो हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50। बट ये रेस्ट्रिक्शन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी हुई, ये रेस्ट्रिक्शन कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है। इतनी बात हो गई क्लियर? चलिए, तो एलएलपी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, एलएलपी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एलएलपी पे जितने मर्जी पार्टनर्स कर सकते हो।
उसके बाद एग्रीमेंट। तो हमने देखा पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना जरूरी है। हाँ, अच्छा, एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। दोबारा बोलता हूं, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। कृष्णा गुप्ता, अगर आप मेरी क्लास के स्टूडेंट हो तो सबमिट कर सकते हो, नहीं हो तो नहीं, ठीक है ना। चले अच्छा, इम्प्लाइड पार्टनरशिप कैसे होती है अभी देखेंगे हम लोग कि कैसे होती है। फिलहाल एक्सप्रेस एग्रीमेंट भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड एग्रीमेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा, बिजनेस। हमने कहा जी पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना जरूरी है। जी हाँ, पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना जरूरी है। बिजनेस एक बड़ी टर्म है। नॉर्मली बिजनेस और प्रोफेशन दो अलग अलग चीजें होती हैं, बट यहां पर इस कॉन्सेप्ट के लिए बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन सब एक ही चीज मान ली गई है। यानी कि बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन सब बिजनेस की डेफिनेशन में ही ले लिए गए हैं। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए जी, फिर एक मिनट, मेरी स्क्रीन गायब हो गई है यार, एक मिनट। भाई एक मिनट देना। कुंदन, चलो जी, तो हमने कहा जी बिजनेस एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। बिजनेस के अंदर ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ये सब भी चीजें इंक्लूड कर ली जाती हैं बिजनेस के अंदर ही। ओके, अब आते हैं केस नंबर 1। अगर आप देखेंगे, कहता है ए एंड बी डिसाइड टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। पर्पस क्या है? टू हेल्प द विक्टिम ऑफ द फ्लड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम द फ्री मेडिसिन। क्या ये पार्टनरशिप हो सकती है? नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका बिजनेस चलाना नहीं है। ठीक है जी। फिर केस नंबर 2 देखिएगा, केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2। हाँ, ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप टू कैरी ऑन द बिजनेस एट सम फ्यूचर डेट। देखो जी, फ्यूचर में बिजनेस होगा, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। हमें अगर पार्टनरशिप करनी है तो आज की डेट में बिजनेस होना चाहिए, मतलब बिजनेस मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। यानी कि शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट होना जरूरी है। यस, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट होना जरूरी है, बट फिर भी एक बात ध्यान रखना, हर वो व्यक्ति जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कर रहा है जरूरी नहीं वो पार्टनर हो ही हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी नाम का एक जो पार्टनर था उसकी डेथ हो गई, बाकी पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो उसकी विडो के साथ, यानी कि सी की मिसेस सी के साथ शेयरिंग करते रहेंगे प्रॉफिट का। मतलब सी ने ही उनको काम सिखाया था, तो उन्होंने कहा सी को, मिसेस सी को हम अपना उसका शेयर देते रहेंगे, सी का शेयर। ये अपने आप सी के सम्मान के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि सी जो कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ले रही हैं, मिसेस सी, वो आपकी पार्टनर बन गई है। पार्टनर अब ए और बी बचे हैं। मिसेस सी को शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, बट मिसेस सी पार्टनर नहीं है। यानी कि हर वो व्यक्ति जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ले
सिचुएशन हो सकती है ऐसी कि वो शायद पार्टनर ना हो। इसका मतलब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक पक्का सबूत नहीं है पार्टनर बनने का। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हालांकि एक बहुत बड़ा सबूत है, बट फिर भी पक्का सबूत नहीं है कि हम कह दें कि अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है तो पार्टनरशिप है, ऐसा नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक प्राइमा फेसा एविडेंस है, यानी कि एक बहुत बड़ा पक्का सबूत नहीं है। इसके अलावा भी हमें और सबूत चाहिए, जिनमें सबसे बड़ा सबूत हमें है म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है ना। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक प्राइमा फेसा एविडेंस तो है, बट एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, यानी कि हर वो व्यक्ति जो पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कर रहा है वो पार्टनर हो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर सबसे बड़ा फीचर आता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये सबसे बड़ा फीचर है पार्टनरशिप का कि पार्टनरशिप की पहचान ये है कि अगर एक व्यक्ति के द्वारा किए गए काम के द्वारा बाकी सारे के सारे लायबल होते हैं तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी। और पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी का होना जरूरी है, ध्यान रखना। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर म्यूचुअल एजेंसी का होना जरूरी है। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ सकते हैं, चले। अब यहां पर एक केस हुआ था केडी कामथ एंड कंपनी का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2 एसेंशियल कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड आर पार्टनरशिप के लिए। पहला, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट एज वेल एज द लॉसेस ऑफ द बिजनेस एंड का मतलब ये साथ में होनी चाहिए। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी प्लस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जहां पर होगा वहीं पर पार्टनरशिप कहलाएगा, वहां पर जाकर पार्टनरशिप कहलाएगा। ये किसका जजमेंट था? केडी कामथ एंड कंपनी का, ठीक है जी। तो दोनों कंडीशन होनी जरूरी है, यस। केस लॉ नाम याद रखना है, यस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो ध्यान रख लेना। कभी वो पूछे, जब वो पूछे कि बताइए इन दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है, तब ये केस लॉ बड़ा काम आएगा आपके, ठीक है। और आगे बढ़ सकते हैं, चलें। फिर आता है ट्रू टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप। हाँ जी, पार्टनरशिप है या नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। लॉ कहता है कि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है? पहला, एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट होना चाहिए। तीसरा, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कहता है 2 चीजें, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड म्यूचुअल एजेंसी, बट वैसे लॉ कहता है 3 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रहेगा। तो आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ है। अगर पूछता है कि 2 लोगों के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है, तो फिर आप क्या लिखोगे? पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखोगे, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप लिख सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट में केडी कामथ का डिसीजन लिख सकते हो। बात समझ गए इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है केस शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दशरन मुरजमल। अब इसमें क्या कहा गया? कहता है जी, following factor weight upon the Supreme Court to reach the conclusion that there is no partnership between the partners। ये केस लॉ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट इतना सा ध्यान रख लेना, इन द वर्डिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, इतना ध्यान रख लेना। ये नाम तुम याद नहीं कर पाओगे मुझे पता है, बट अगर जिनको ऑलरेडी याद हो गया है वो कैरी ऑन करें, वो याद रखें, बट जिन्होंने नहीं किया वो अब याद नहीं करेंगे इस नाम को, ठीक है। बट केडी कामथ का डिसीजन याद रखना। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट सिचुएशन बनाई जहां पर उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप यहां पर नहीं होगी, यहां पार्टनरशिप नहीं होगी। कहां पर नहीं होगी? पहला, पार्टीज हैव नॉट रिटेन्ड एनी रिकॉर्ड्स ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि सिचुएशन ऐसी है कि जो पार्टीज हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनके बीच में कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही नहीं है। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है पार्टनरशिप नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग से। अगर मान लीजिए पूछ लेता है कि ए और बी 2 लोग आपस में मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, उनके बीच में कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं है, तो बताइए पार्टनरशिप है या नहीं है? केवल इतना सा क्वेश्चन उसने आपने पूछा। आप क्या लिखेंगे? पार्टनरशिप को डिफाइन करेंगे, उसके बाद ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप लिखेंगे, फिर केडी कामथ का डिसीजन लिखेंगे, फिर इट वाज फर्दर हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सम अदर जजमेंट, इट वाज फर्दर हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन सम अदर जजमेंट, क्योंकि जजमेंट का नाम हमें याद नहीं है, कोई नहीं, इट वाज फर्दर हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन सम फर्दर जजमेंट दैट द फॉलोइंग फैक्टर आर नेसेसरी। कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 2 3 4। समझ गए आंसर कैसे कंक्लूड करना है? ट्रिक समझ आ गई? चलिए, तो फिर
पार्टीज के पास अगर कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है, इसका मतलब मजाक चल रहा है, कोई पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस हैज मेंटेन नो अकाउंट ऑफ इट्स ओन, कोई पार्टनरशिप का भी अकाउंट नहीं है, मतलब इंडिविजुअल पार्टनर्स के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, पार्टनरशिप फर्म का भी कोई अकाउंट नहीं है, विच वुड बी ओपन टू द इंस्पेक्शन ऑफ बोथ द पार्टीज। नो अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप वाज ओपन इन एनी बैंक। No written intimation was conveyed to the Deputy Director of Procurement with respect to the newly created partnership। अब क्या होता है, मतलब रजिस्ट्रार को आप कई बार इंफॉर्मेशन देते हो ना कि लो जी हम पार्टनरशिप खोल रहे हैं, तो मतलब आपने किसी भी सरकारी अफसर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि इस तरीके की पार्टनरशिप कोई भी चल रही है किसी भी स्टेट में। किसी सरकारी अफसर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक हो गई इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग्स थे। इसके बाद अपन लोग आगे आते हैं चलिएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। कंपनीज में तो हमने समझा था कि कंपनीज की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब अगर आप कंपनी ने आपके साथ गड़बड़ की तो आप कंपनी पे केस कर सकते हो, कंपनी आप पर केस कर सकती है। बट पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। इसका मतलब है आप पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए केस करना है तो आपको इंडिविजुअल पार्टनर्स के नाम से ही करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अपने आप में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए, जैसे केस दिया हुआ है, मिस्टर रवि वॉज वर्किंग एज अ लेबर इन द फर्म ऑफ ABC एंड एसोसिएट्स। ही फाइल्स अ सूट इन द फर्म्स नेम, हाउएवर द पार्टनर्स वर नॉट स्यूड। क्या ये केस वैलिड है? नहीं, ये केस इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप अपने आप में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। Thus it cannot be sued since the firm is not a different from its partner, hence the case should have been filed in the name of the individual partner। क्लियर हो गई इतनी बात। अब फिर सवाल पूछे हुए हैं कि इन केसेस में बताइए कि पार्टनरशिप है या नहीं है। पर्सन एग्रीड टू शेयर इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब जो भी रेंटल इनकम आएगी वो आपस में शेयर कर लेंगे। तो क्या ये पार्टनर हैं या नहीं है? नहीं। यहां पे कौन सा एक व्यक्ति काम कर रहा है जिसके लिए बाकी सब लायबल होंगे? ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है ना। तो इसका मतलब म्यूचुअल एजेंसी मिस करती है यहां पर, यानी कि कोई बिजनेस होना चाहिए। ये कौन सा बिजनेस है? रेंटल इनकम कमा रहे हो भाई। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जब आप पढ़ोगे इंटर के अंदर, तो रेंटल इनकम अलग चीज कंसीडर की जाती है, बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन, ये चीजें अलग कंसीडर की जाती हैं। तो फिर यहां पर कोई बिजनेस नाम की चीज है ही नहीं। आगे, पर्सन शेयरिंग द प्रॉफिट बट नॉट हैविंग म्यूचुअल एजेंसी। फॉर एग्जाम्पल विडो, जैसे मैंने विडो का एग्जाम्पल दिया, तो बिल्कुल ठीक। कोई लेंडर है जिसने फर्म को पैसा दिया है और उस पैसे पर वो प्रॉफिट रूपी ब्याज खा रहा है, बस उसका और कोई लेना देना फर्म से नहीं है, केवल ब्याज पे पैसा खा रहा है, तो वो भी पार्टनर नहीं है। सर्वेंट और एजेंट जिसको कमीशन मिलती है वो भी पार्टनर नहीं कहलाएगा। इतनी बात क्लियर। चलिए, अब देखिएगा, कंपनी और पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंस मैं होमवर्क में दे सकता हूं, एनी 5 या फिर 6 एक बार आप पढ़ सकते हो। पूरा पार्टनरशिप एक्ट हो जाएगा ना, उसके बाद कोई भी 5 या 6 एक बार गो थ्रू कर लेना, जो तुम्हें आसान लगे वो तुम पढ़ लेना। ठीक है जी। फिर पार्टनरशिप HUF के बीच का डिफरेंस छोड़ देना, और पार्टनरशिप को ओनरशिप के बीच का 5 या 6 डिफरेंस एक बार कर लेना, या इसमें तो 4 या 5 कर लेना। को ओनरशिप और पार्टनरशिप में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी का, कि को ओनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग होती है। फॉर एग्जांपल, तुमने और मैंने दोनों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी है, बस ये हमारी को ओनरशिप है, पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है। को ओनरशिप में बिजनेस नहीं होगा, चांसेस है बिजनेस नहीं होगा, और म्यूचुअल एजेंसी तो होगी ही नहीं। ठीक है ना। तो म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगी, बिजनेस नहीं होगा, तो इसलिए नंबर ऑफ को ओनर्स पे कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि पार्टनरशिप नहीं है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है दोनों के बीच में। हाँ, जॉइंट ओनरशिप कहते हो इसे। चलिए, पार्टनरशिप क्लब के बीच में एनी 4 डिफरेंस। ये गेम्स, सोशल एक्टिविटीज वगैरह के लिए बनाए जाते हैं क्लब्स। अगेन म्यूचुअल एजेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती यहां। चलिए, अब अगले टॉपिक पर आते हैं, पार्टनरशिप डीड। देखो जी, जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट अगर रिटन है, एग्रीमेंट वैसे तो इंप्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, एक्सप्रेस का मतलब ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, परंतु अगर वो एग्रीमेंट रिटन है और रिटन होने के साथ साथ स्टैम्प पेपर के ऊपर है, यानी कि इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड है, रिटन प्लस रजिस्टर्ड
प्लस साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। वो डॉक्यूमेंट जो कि रिटर्न है, जिसके अंदर टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप लिखी गई हैं, प्लस इंडियन स्टैंप एक्ट के अंदर स्टैंप के ऊपर बना हुआ है, प्लस साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स है, उसे अपन लोग पार्टनरशिप डीड का नाम देते हैं। ठीक हो गई इतनी बात। पार्टनरशिप डीड में क्या आता है, दिमाग में रखो, आंखें बंद करके सोचो। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या क्या आया, कैपिटल का इंट्रोडक्शन आया, उसके बाद फर्म का बिजनेस क्या है वो आया, फिर कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस होगी वो आया, अच्छा उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, सैलरी किस किस पार्टनर को मिलेगी ये आएगा, मतलब कौन कौन से एक्टिव पार्टनर होंगे। बस कैपिटल अकाउंट दिमाग में रखा और आ गया सब कुछ। बस 4-5 कंटेंट कोई भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने कहा जी पार्टनरशिप डीड को साइन कौन करता है, आपने कहा सभी के सभी पार्टनर। तो इसलिए अगर मान लीजिए कभी कोई टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज करना पड़े तो उसके लिए भी कंसेंट किसकी चाहिए, सभी के सभी की चाहिए। यानी कि अगर कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंज करना है तो आपको सभी के सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होगी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म पर। देखो जी, अगर मैं कहूं एलएलपी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कंपनीज का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन सीधे हाथ से नहीं उल्टे हाथ से मैंडेटरी है। मतलब ये बड़ा अजीब बात है, सीधे हाथ से नहीं, कैसे मतलब सीधे हाथ से नहीं, इन द सेंस सीधा लिख देते कि मैंडेटरी है। आपने क्या लिखा घुमाकर कि देखो जी आपकी इच्छा है, मैंडेट रजिस्ट्रेशन कराओ ना कराओ आपकी इच्छा है, हम कुछ नहीं कहेंगे, मगर फिर आगे कह दिया कि अगर नहीं कराओगे तो हम कुछ बेनिफिट आपको नहीं देंगे। और वहां पे एक तरीके से सारे बेनिफिट ही आपने छीन लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके ऊपर केस करना चाहे कर सकता है, मगर आप उसके ऊपर केस करना चाहें आप नहीं कर सकते। पार्टनर्स के बीच में एक दूसरे के ऊपर डिस्प्यूट हो गया तो एक दूसरे के ऊपर केस करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। किसी पार्टनर के साथ गलत हो रहा है, केस करना चाहो नहीं कर सकते। तो ले देकर बचाया क्या आपने, ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। तो इसलिए सीधे लिख देते पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, अच्छा होता। आपने कहा नहीं नहीं वैसे जरूरी नहीं है, मगर नहीं करोगे अगर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन तो हम कुछ बेनिफिट नहीं देंगे। अब सारे बेनिफिट तो आपने छीन लिए हैं, तो ले देकर मैं कह सकता हूं कि होना ही चाहिए। चलिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप का मतलब है जब फर्म को रजिस्टर्ड करवाया जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, तो इसे रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म कहते हैं। एप्लीकेशन कैसे देनी पड़ती है, देखो जी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के लिए एक एप्लीकेशन होगी। वो एप्लीकेशन कैसे भेजी जाएगी, या तो पोस्ट के थ्रू करोगे, रजिस्ट्रार को डिलीवरी करोगे। किस रजिस्ट्रार को, जिस स्टेट में आपका ऑफिस लोकेटेड होना है ना, उस एरिया का जो रजिस्ट्रार है उसके पास एक स्टेटमेंट देंगे आप, ठीक है जी। उसमें क्या क्या एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा, एप्लीकेशन में आप लिखोगे फर्म का नेम क्या है, कहां पर बिजनेस करती है, फर्म के पार्टनर्स का नाम क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे देना, और पार्टनरशिप कैसी है, ऑफ द पार्टनरशिप, क्या पार्टनरशिप एट विल है, स्पेशल पार्टनरशिप है, किस तरीके की पार्टनरशिप है ये बता देना, ठीक है जी। आगे फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर सबके साइन होते हैं, तो इसलिए जब आप अप्लाई करने जाओगे पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करने के लिए तो उस पर भी सभी के सभी पार्टनर्स के साइन होने चाहिए, सभी के सभी। ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म को जब भी नाम वगैरह रखोगे ना, तो उसमें कुछ एक नाम ऐसे होते हैं जो कि अनडिजायरेबल कैटेगरी के होते हैं, वो आप बिल्कुल मत रखना। कौन कौन से, फॉर एग्जांपल क्राउन, इंपीरियर, इंप्रेस, इंपायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ऐसे शब्द मत लिखना, या फिर कोई भी ऐसा शब्द मत लिखना जिससे पता लगता हो कि इस पार्टनरशिप को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का पेट्रोनेज यानी कि संरक्षण प्राप्त है। पार्टनरशिप फर्म को किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का संरक्षण प्राप्त है, ऐसा कोई भी नाम मत रखना। फॉर एग्जांपल भारत के छोले भटूरे, भारत माता के छोले भटूरे, हिंदुस्तान के छोले भटूरे, ऐसा नहीं रख सकते। ठीक हो गई इतनी बात, बढ़ सकते हैं आगे। फिर उसके बाद अब रजिस्ट्रेशन होता कैसे है, देखो जी अभी तक आपने क्या कहा, आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा, और एप्लीकेशन फॉर्म भर के भाई ड्यूरेशन का मतलब होता है पार्टनरशिप में कोई स्पेसिफाइड टर्म है कि 5 साल की पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप एट विल है, ठीक है। अब
अब मान लीजिए आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा के आए हैं किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार उस एप्लीकेशन फॉर्म को पढ़ेगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक लगा तो वो क्या करेगा, जैसे ही आप पहली बात स्टेप नंबर 1 उसे एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, वो सबसे पहले एक एंट्री करेगा, ही शैल रिकॉर्ड एन एंट्री अपने रजिस्टर में कि लो जी एक एप्लीकेशन आई है, और सब कुछ चेक करने के बाद अगर ठीक ठाक लगा तो वो एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। रजिस्ट्रेशन किस दिन से इफेक्टिव माना जाता है, कंपनीज के केस में रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होता है जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है। एलएलपी के केस में रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होता है जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आता है। पार्टनरशिप के केस में रजिस्ट्रेशन किस दिन से इफेक्टिव होता है, द रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड टू बी कंप्लीट एज सुन एज द एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म विद द प्रेस्क्राइब फी एंड नेसेसरी डिटेल जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है वो रजिस्ट्रार को दी गई एंड रजिस्ट्रार ने उसकी एंट्री कर दी है फर्म के रजिस्टर में। बस जी बस, हमने मान लिया कि उस दिन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है ना, ठीक हो गई थी बात। चलिए जी, तो जिस दिन आपने पूरी एप्लीकेशन भर के ढंग से रजिस्ट्रार के पास जमा करा दी, दैट्स इट, उसने एक्नॉलेजमेंट लगा के आपको स्टैंप लगा के वापस कर दी। इसका मतलब है यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आए ना आए इसके लिए कोई बंदिशें नहीं है। आगे फिर कहता है कि मान लीजिए अब अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या फर्म केस कर सकती है, नहीं कर सकती। ओके, मान लीजिए पोपली एंड एसोसिएट पार्टनरशिप फर्म थी, मैंने मैकडोनल्ड से कोई सामान खरीदा, मेरी अनरजिस्टर्ड फर्म थी, अब उन्होंने सामान गलत भेज दिया तो क्या मैकडोनल्ड के ऊपर मैं केस कर सकता हूं, नहीं, क्योंकि मेरी अनरजिस्टर्ड फर्म है। अब मैंने देखा अच्छा अब क्या करें, तो फिर मैंने क्या किया, अब इमीडिएटली अपने आप को रजिस्टर्ड करा दिया, यानी कि डिस्प्यूट अराइज होने के बाद मैंने अपने आप को बाद में रजिस्टर्ड कराया, कोई दिक्कत नहीं, लॉ कहता है। अब क्या मैं अब मैकडोनल्ड का जो ऑलरेडी मेरा झगड़ा चल रहा था उस पे मैं मैकडोनल्ड को केस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। यानी कि रजिस्ट्रेशन अगर डिस्प्यूट अराइज हो चुका है, डिस्प्यूट अराइज होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन कराकर आप वो जिसके साथ आपका डिस्प्यूट हुआ है उसके ऊपर केस कर सकते हो। यानी कि रजिस्ट्रेशन में आल्सो बी इफेक्टिव इवन आफ्टर अ सूट हैज बीन फाइल्ड बाय द फर्म, बट इन दैट केस इट इज नेसेसरी टू विड्रॉ द सूट, ध्यान रखना, एंड गेट द फर्म रजिस्टर्ड एंड देन फाइल अ फ्रेश सूट। समझ गए? तो एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट के लिए भी मैं केस फाइल कर सकता हूं, बट द ओनली थिंग इज कि जो ऑलरेडी केस फाइल कर चुका था वो विड्रॉ करूंगा और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब मैं नए सिरे से एक केस फाइल करूंगा। यानी कि डिस्प्यूट एग्जिस्टिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केस विड्रॉ करके नया केस फाइल कर दो, बस इतनी सी बात है। हाँ जी, अगर मान लीजिए फर्म का रजिस्ट्रेशन आपने टाइम से नहीं कराया, 4-5 साल बाद कराया, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ी सी एडिशनल फीस देनी पड़ती है। कितनी है फीस? सरकार ने फीस भी ऐसे रखी ना आंखों में आंसू आ जाएं, 100 रुपीज पर ईयर, यानी कि 5 साल बाद 500 रुपए देने पड़ेंगे आपको। मतलब कसम से ऐसी फीस है ना, बंदा क्या कहे। चलिए फिर लॉ कहता है कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए आपने फर्म को अनरजिस्टर्ड रखा है, तो फिर कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जो अब आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, कौन कौन से ऐसे बेनिफिट हैं जो आपको मिलने थे परंतु अब नहीं मिलेंगे? पहला, नो सूट बाय द पार्टनर अगेंस्ट द फर्म और द अदर पार्टनर। फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर हैं, ए बी सी डी। ए बी सी ने आपस में गैंग बना लिया और डी को इसकी सैलरी भी नहीं दे रहे, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी नहीं दे रहे। डी तड़प रहा है, पार्टनर्स को मैसेज पे मैसेज लिख रहा है, वो कह रहे हैं अबे जाना, नहीं दे रहे। भाई साहब, क्या डी इन पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या डी फर्म के ऊपर केस कर सकता है? नहीं, क्योंकि अनरजिस्टर्ड फर्म है, ना तो पार्टनर्स एक दूसरे पे केस कर सकते हैं ना ही फर्म के ऊपर केस कर सकते हैं। सर डी को क्या करना चाहिए? सुसाइड कर लेना चाहिए? नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? डी के पास एक ऑप्शन है। देखो जी, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन में तो लिख दिया कि एक दूसरे के ऊपर या फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो सलामत रहते हैं। उन्हीं में से एक अधिकार क्या है? वो अधिकार है कि आप डी, अगर फर्म आपको नहीं दे रही आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो आप फर्म के डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। सर फिर डी को क्या मिलेगा? डी तो एक बार डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर,
डिसोल्यूशन पे तेरे को हम पूरे का पूरा तेरा अकाउंट सेटल करा के देंगे, यानी कि ये तेरा अधिकार नहीं छूटेगा, इस अधिकार के लिए तो केस कर सकता है। समझ गए इतनी बात? चल सकते हैं। तो हमने डी का तोड़ भी बताया और डी का नुकसान भी बताया। सेकंड, नो सूट बाय द फर्म अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। जैसे मैंने पोपली एंड एसोसिएट का एग्जांपल लिया, मैकडोनल्ड से मैंने सामान खरीदा और मैकडोनल्ड का सामान अगर डिफेक्टिव आया तो क्या मैं मैकडोनल्ड पे केस कर सकता हूं? नहीं कर सकता, यानी कि फर्म अगेंस्ट थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकती है। ठीक हो गई इतनी बात? चल सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी दूसरी वाली पार्टी यानी कि थर्ड पार्टी पे केस फाइल करना है तो क्या आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है? यस, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है। और अगर मान लीजिए अब फर्म तो सेपरेट लीगल एंटिटी है नहीं, तो फिर फर्म अगर केस करेगी तो अपने पार्टनर्स के नाम पर करेगी। तो जिस भी पार्टनर के नाम से फर्म स्यू कर रही है, ये पार्टनर वो होना चाहिए जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर पार्टनर के रूप में दिखाया गया हो। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी फर्म रजिस्टर्ड हुई, ये 3 पार्टनर दिखाए गए, बाद में डी की एंट्री होती है। डी मान लीजिए किसी सप्लायर के ऊपर या कस्टमर के ऊपर केस करना चाहता है फर्म के बिहाफ पर, नहीं कर सकता क्योंकि रजिस्ट्रार को डी के बारे में पता ही नहीं है। तो केवल वही पार्टनर ही केस कर सकता है जिसको बताया गया है, जिसका नाम रजिस्ट्रार को बताया गया है। अगर रजिस्ट्रार को किसी पार्टनर का नाम नहीं बताया गया तो वो केस नहीं कर सकता। समझ गए इतनी बात? हाँ जी। A registered firm can only file a suit against the third party and the person suing should have been in the register of the firm as a partner in the firm. ठीक है, चलिए अगला राइट बड़ा अच्छा राइट है। कहता है जी देखो जी, अगर मान लीजिए आपने फर्म ने, ये अनरजिस्टर्ड फर्म है, ये ए लिमिटेड है, अगर इसने कंपनी से माल खरीदा और कंपनी को ही माल बेचा, तो कंपनी से माल खरीदा कितने का? 1 लाख रुपए का, या मान लीजिए 1000 रुपए का। माल बेचा कितना? 10 लाख रुपए का। ओ माय गॉड, ये परचेज किया है, ये सेल किया है। अब लॉ कहता है अनरजिस्टर्ड फर्म आपको लेने कितने हैं? 10 लाख। अनरजिस्टर्ड हो 10 लाख नहीं, हम आपको मैक्सिमम 100 रुपए दिलवाएंगे। ओके, आपने देने कितने हैं? 1000, पूरे के पूरे देने पड़ेंगे। माय गॉड, यानी कि अब इन दोनों को सेट ऑफ कर दो, तो आपने नेट देना है 900 रुपए। इसे कहते हैं सेट ऑफ करना। बट सेट ऑफ मैक्सिमम, सेट ऑफ में जो आपने लेना है वो मैक्सिमम 100 रुपए तक ही ले सकते हो, 100 रुपए तक, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हो। क्या फायदा जिंदगी का? एकदम झंड सी लग रही है, इससे अच्छा रजिस्ट्रेशन ही करा लो। बताओ, समझ आया? सीधा लिख देता लॉ, नहीं, उल्टा सीधा कर करके लिखा है। फिर रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुआ तो कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि आपके इफेक्ट नहीं होंगे। कौन कौन से ऐसे राइट हैं जो कि इफेक्ट नहीं होंगे? पहला, राइट ऑफ द फर्म और पार्टनर ऑफ अ फर्म जिनका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया नहीं है। दोबारा, यानी कि अगर भारत के बाहर की कोई पार्टनरशिप फर्म है, उनके कोई भी अधिकार प्रभावित नहीं होंगे जो भारत के बाहर की पार्टनरशिप फर्म है। भाई हम इतने बड़े चौधरी थोड़े ना कि पूरा संसार की पार्टनरशिप फर्म हमारे पास आकर रजिस्टर्ड करवाएं। तो इसलिए जिनका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, जिन पार्टनरशिप फर्म का जो बाहर ऑपरेट करती है, उनको यहां पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। फिर राइट टू क्लेम ऑफ अप टू 100 रुपए तक का आपके पास अधिकार है क्लेम, सेट ऑफ क्लेम करने का। फिर राइट टू सूट एंड प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हायरर ऑफ द डिसीज पार्टनर ऑफ द फर्म। मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है, तो उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उस डिसीज पार्टनर के, वो अपने डिसीज पार्टनर का शेयर क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल, उनका अधिकार नहीं छूटेगा, वो अधिकार उनके पास सलामत रहेगा डिसीज के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास उसका शेयर क्लेम करने का। फिर राइट ऑफ द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी क्या फर्म के ऊपर केस कर सकती है? हाँ, फर्म के ऊपर थर्ड पार्टी केस कर सकती है, वो अधिकार भी नहीं छूटेगा। ठीक है जी, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। आज इसे यहां तक अच्छे से पढ़ लेना। कल की क्लास में मैं यहां से आगे दौड़ाऊंगा। कल थोड़ा सा हम बड़ा टॉपिक कवर करेंगे और कल ही की क्लास से हम पार्टनरशिप के ऊपर केस स्टडीज भी सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो केस स्टडी वाली बुक भी अपने पास रेडी रखना। अब लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं कंपनीज के मैं आपको दे चुका हूं। कंपनीज के ऊपर शायद 5 या 10 क्वेश्चन की एक सीरीज आज एक और आएगी और फिर कल से पार्टनरशिप शुरू हो जाएगी। आज रात को कंपनीज पे एक और सीरीज आएगी। ठीक है, थैंक यू। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्होंने लिया हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।